हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से हम लोग देखेंगे 1010 वेस्ट मैनेजमेंट रूल में चैप्टर 3। अभी तक हमने चैप्टर 2 तक देखा है। अब आगे देखेंगे चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और इसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस इसके ऊपर ले चुके हैं। चैप्टर 1 में बहुत सारे डेफिनेशंस थे और चैप्टर 2 में जो रूल्स थे वो भी हमने देख लिए हैं कि उसके अंदर क्या क्या रूल्स थे और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 वीडियोस आप लोग बीपीएससी स्पेशल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, प्लस और भी बहुत सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के ऊपर और सॉलिड वेस्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर। इसके अलावा भी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप उनको ज़रूर विजिट कीजिए। पॉलिटी का बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ है, मतलब प्रैक्टिस सेट आप इसे कह सकते हो। पॉलिटी, हिस्ट्री और जनरल साइंस की ऑलमोस्ट 40 to 45 टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप इसे कह सकते हो। 40 to 45 प्रैक्टिस सेट्स हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में साइंस की क्वेश्चन तो एटलीस्ट नहीं छूटेंगे। और इसका सोर्स मैं आपको बता देती हूँ, घटना चक्र है जहाँ से इन सभी टेस्ट को तैयार किया गया है, तो आप वहाँ से ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। चलो फिर आगे देखते हैं आज। और इन सभी के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ के और सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और जो भी नई वीडियोस आएंगी उसका भी वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसे देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चलो फिर देख लेते हैं चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। चैप्टर 3 में बात होती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। ये थोड़ा सा हमने पहले भी देखा था। इम्पोर्ट मतलब किसी अदर कंट्री से इंडिया में किसी चीज़ को लाना, और एक्सपोर्ट आप समझ ही रहे हो, यहाँ से किसी अदर कंट्री में ले जाना। तो पहला क्या है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। और ये किसके अंदर आता है, तो ये सीपीसीबी के कंट्रोल में है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसको गाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यही देखता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को, जो भी हजार्डस वेस्ट होते हैं उनका। अब देख लो क्या क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि किसी भी कंट्री से कोई भी हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल के लिए इंडिया में नहीं लाए जाएंगे। अगर बात करो सिर्फ इम्पोर्ट की, तो कोई भी डिस्पोजल के लिए नहीं लाया जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन को प्रोसेसिंग करनी हो, रिसाइकलिंग करनी हो, रिकवरी करनी है या रीयूज़ करना है अगर हजार्डस वेस्ट का, तब उसका इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इंपोर्ट करने के लिए पार्ट ए और शेड्यूल 3 में रूल्स दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको इंपोर्ट करना है। और उसके लिए भी परमिशन चाहिए, किससे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, तभी जाके वो इंडिया में लाया जा सकता है। इसके अलावा अदर जो वेस्ट होते हैं, हजार्डस वेस्ट के साथ साथ और भी वेस्ट जिनका पार्ट बी शेड्यूल 3 में बात किया गया है, वो भी एक्चुअल यूजर्स जो उसके हैं वो परमिशन ले सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, ताकि वो इंडिया में उसके प्रोसेसिंग के लिए उसको लेकर आ सके। पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 3 विल बी अलाउड पर प्रोसीजर गिवन इन द रूल 13। ठीक है, पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 3 का जो है वो रूल 13 के अकॉर्डिंग उसको लाया जा सकता है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो शेड्यूल 6 में जो भी क्राइटेरिया दिया गया है या जो भी वेस्ट स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 6 के अंदर रखा गया है, ये जो भी हम शेड्यूल पार्ट देख रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं होना, वो इस रूल का नहीं है। ये सभी शेड्यूल एंड पार्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो शेड्यूल 6 है उसके अंदर जो भी चीज़ें रखी गई हैं उनका कोई भी इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है, वो इंडिया के अंदर नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, आगे इसी तरह से ये सारी चीज़ें भी दी हुई है कि उनको परमिशन लेना ज़रूरी है, प्लस
पार्ट सी में जो है शेड्यूल 3 में, वो पहले से अगर आप परमिशन लिए हुए नहीं हैं तो उसको आप नहीं ले सकते हो। अब अगला है प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट। इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे? तो सबसे पहली बात है कि किसी भी हजारदस वेस्ट को अगर प्रोसेसिंग के लिए या रिसाइकलिंग रीयूज़ के लिए अगर इंडिया में लाना है तो उसके लिए पार्ट ए और पार्ट बी में जो वेस्ट स्पेसिफाई किए गए हैं बस उन्हीं को लाया जा सकता है जो कि शेड्यूल 3 में किए गए हैं। मतलब शेड्यूल 3 में पार्ट ए और बी में जिन वेस्ट का नाम बताया गया है उन्हीं वेस्ट को लाया जा सकता है, और इसके लिए फॉर्म 5 भरना है अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद कंसर्न पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मान लो अगर केरला में लाना है तो केरला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या बिहार में लाना है तो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसल्ट करना है। और प्लस ये फॉर्म फिलअप करने के बाद इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को एक एप्लीकेशन देना है। वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा तभी जाके हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी हजारदस वेस्ट को। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। और इसी में आगे ये भी लिखा हुआ है कि अदर वेस्ट जो पार्ट डी में, शेड्यूल 3 के पार्ट डी में जो अदर वेस्ट की बात की गई है, इम्पोर्टर शैल नॉट रिक्वायर द परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमें याद क्या रखना है, पार्ट ए और पार्ट बी जो कि शेड्यूल 3 में इसकी बात की गई है उसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखना है, परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन पार्ट डी में जो भी वेस्ट मेंशन्ड है उसके इंपोर्ट के लिए हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके लिए फॉर्म 6 भरना है। और ये जो कस्टम अथॉरिटी होगी उसको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे देने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे उसके बारे में शेड्यूल 8 में बात की गई है। ठीक है, ये भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बताया गया है। और इसके लिए एप्लीकेशन देना है उस अथॉरिटी को, और फिर कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं देना है। तो हमें सिंपल ये याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दे कि पार्ट डी के लिए क्या हमें परमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो पार्ट डी में जो भी वेस्ट की बात की गई है, जिस भी वेस्ट की, उसके इंपोर्ट के लिए हमें किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत है। और वो परमिशन कौन देगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। The important license from Directorate General of Foreign Trade if applicable। जो भी इम्पोर्टर्स हैं उनके पास इम्पोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, जो कि कौन जारी करेगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इनके द्वारा एक लाइसेंस जारी किया जाएगा और जिनके पास ये लाइसेंस होगा वही इंपोर्ट कर सकते हैं। द वैलिड कॉन्सेंट अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसके अंदर जो भी अथॉरिटी दी गई है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 और बाकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर लेना है। इम्पोर्टर हु इज़ ए ट्रेडर importing waste on behalf of actual user shall obtain one time authorization in form 7। फॉर्म 7 में उसे ऑथोराइजेशन लेना है जो भी इम्पोर्टर हैं उनको। ठीक है, और उन्हें जब अथॉरिटी दी जाएगी तभी वो किसी भी सब्सटेंस का इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 इन केस ऑफ इम्पोर्टर एनी यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबल्स spares or part of component or combustible as listed in schedule 1 of the e-waste management rule 2011 amended from time to time, importer need to obtain extended producer responsibility authorization। तो इन्हें लेना पड़ेगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोराइजेशन। किस चीज़ के लिए? अगर पार्ट बी शेड्यूल 3 में पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज की बात की गई है, ये इन सब्सटेंस के लिए उसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोराइजेशन लेना होगा। और इसके लिए जो रूल्स हैं वो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में वो सारी दी हुई हैं। प्रेयर टू क्लियरिंग ऑफ
Consignment of waste listed in Part D of Schedule 3. The custom authority shall verify the document as given in column 3 of Schedule 8. तो ये हमने पहले ही देख लिया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। अब देख लो, द रिसिप्ट कंप्लीट, जो हमारे पास रिसिप्ट होना चाहिए एप्लीकेशन का, ठीक है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी की बात की गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा दिया जाएगा, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। इम्पोर्टर को उन कंडीशंस को फॉलो करना है। पहला कंडीशन क्या है, ये इन्वायरमेंटली साउंड होना चाहिए, इन्वायरमेंट को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इतना अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए उसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए ताकि बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट ना हो। वैलिड ऑथोराइजेशन होना चाहिए किस चीज़ का, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और पहले से इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए एक्सपोर्टिंग कंट्री को, और जहाँ आप ला रहे हो वहाँ। पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3, जो पार्ट ए में दिया गया है, शेड्यूल 3 के पार्ट ए में जिन वेस्ट की बात की गई है, उस वेस्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी अदर कंट्री से और इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में, उसके लिए इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall forward a copy of permission of concerned port and custom authority. जो आपको परमिशन मिला है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री द्वारा, वो कंसर्न पोर्ट, जिस पोर्ट पे आप सामान को मंगा रहे हो उसके पास एक कॉपी इसकी वो भेज देते हैं, फॉरवर्ड रहता है। अगर वो फॉरवर्डेड नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे उन वेस्ट को नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल से ये रूल्स हैं, प्रोसीजर्स थे। अगला है द इम्पोर्टर ऑफ द हजार्डस एंड अदर वेस्ट शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट इम्पोर्टर बाय हिम इन फॉर्म 3 एंड रिकॉर्ड सो मेंटेन शैल बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। इतना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि अगर आप कोई चेक करे तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये फॉर्म 3 में कम्प्लीटली भरा हुआ होना चाहिए। और इसके साथ साथ एनुअल रिटर्न भी फॉर्म 4 में भरा हुआ होना चाहिए, जो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हर 30 जून के पहले पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो भी इम्पोर्टर हैं उनको फॉर्म 4 में भर के और उसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना होता है 30 जून तक, ठीक है, हर एक साल। Sample of hazardous and other waste being imported for testing or research any development purpose for 1000 gram or 1000 ml shall be exempt from need of taking permission for importer under these rules. अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बिना टेस्ट किए हुए उसे एंट्री नहीं मिलती है, तो टेस्ट करने के लिए 100 ग्राम, अगर वो सॉलिड वेस्ट है तो 100 ग्राम, और अगर वो लिक्विड वेस्ट है 1000 ग्राम यानी कि 1 kg या फिर 1 लीटर टेस्टिंग के लिए जाएगा, और टेस्ट होने के बाद ही आपको परमिशन दिया जाएगा कि आप उन चीज़ों को ला सकते हो या नहीं। द पोर्ट एंड कस्टम अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट शिपमेंट इज एक्कम्पनीड विद द मूवमेंट डॉक्यूमेंट एज गिवन इन द फॉर्म 6 में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप पोर्ट पे उसे ला सकते हो, या जो कस्टम अथॉरिटी है वहाँ की वो इन चीज़ों को दे सकती हैं। इसके अलावा वो जाएगा लैब में टेस्टिंग के लिए, आपका एप्लीकेशन टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ही वो एक्चुअली आप ला सकते हो इंडिया में किसी भी चीज़ को। अब अगला देख लो, अभी तो हमने देख लिया इम्पोर्ट करने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। अब देखेंगे प्रोसीजर्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तब क्या करेंगे, तो एन ऑक्युपायर इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट वेस्ट स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 एंड पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 2 द शेड्यूल 6 शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 5। अब देखो, हमें इंपोर्ट करना था तो हमने कौन सा फॉर्म भरा था, हमने फॉर्म 5 भरा था। तो एक्सपोर्ट भी हमें करना है तो हमें कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म 5। along with the insurance cover to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the purpose of transboundary movement. सिंपल सी वही सारी बातें हैं कि पता होना चाहिए फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को, और तभी वो उसके लिए फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन देना है, फिर वो सारी चीज़ों को चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको अप्रूवल देंगे, अप्रूवल देने के बाद ही आप उन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो।
ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में गिव परमिशन, सेम चीज़ें हैं, परमिशन देगा और जो भी कंडीशंस वो बताएंगे उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें वही दी हुई हैं। द एक्सपोर्टर शैल आल्सो इंश्योर दैट द शिपमेंट इज इक्विवेलेंट द मूवमेंट डॉक्यूमेंट इन फॉर्म 6। फॉर्म 6 में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली भरा हुआ होना चाहिए। और फिर यही सारी चीज़ें हैं कि फॉर्म 3 में भी जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो कंप्लीट मेंटेन्ड होना चाहिए कि आप किस किस तरह का वेस्ट लेकर जा रहे हो और उन वेस्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट पे कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए, और भी ये सारी चीज़ें। इलीगल ट्रैफिकिंग क्या होती है? तो कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इलीगल तब कहलाता है जब गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया गया हो, बिना परमिशन के ही हम लेकर आ रहे हैं, या फिर परमिशन लिया तो नहीं है लेकिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने परमिशन ले लिया है, जिसको फॉल्सिफिकेशन कहते हैं, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। तो या तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में उसे इलीगल कहा जाता है। या फिर उसने जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं है और शिपिंग डिटेल्स के बारे में भी कंफर्म नहीं बता रहा हो, प्लस डेलिब्रेट डिस्पोजल, कहीं पे भी उसे डिस्पोज कर दिया या डंपिंग कर दिया, तो इन सभी को इलीगल ट्रैफिकिंग कहा जाता है। अगर इलीगल इंपोर्ट हो रहा है हजारदस वेस्ट का, तो जो भी इम्पोर्टर है उसे फिर से री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अदर विदिन 90 डेज, 90 दिन के अंदर। मान लो वो पकड़ा गया इलीगली इंपोर्ट करते हुए, तो उसे फिर से री एक्सपोर्ट कर देना होगा उन सभी वेस्ट को। कितने दिनों में? 90 दिनों के अंदर अंदर। जब भी वो आया है उसके 90 दिन के अंदर अंदर फिर से इसे वापस कर देना होता है। अगर वो डिस्पोज कर दिया है तो फिर पोर्ट या कस्टम अथॉरिटी को ये बात बतानी होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट या फिर पोर्ट जो है वो उसके लिए जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगे। In case of illegal import, hazardous and other waste, the importer is not traceable, then the waste either can be sold by the custom authority or any user having authorization under this rule. अगर मान लो क्या हुआ कि वो इलीगली इंडिया में लेके आ गया लेकिन पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा जाने के बाद क्या हुआ, वो भाग गया, तो भाग जाने के बाद अगर उसका कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा है तो उसने जो वो वेस्ट इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो इन वेस्ट को फिर से वो कस्टम अथॉरिटी जो है वो किसी को बेच सकती है या किसी ऑथोराइजेशन को दे सकती है। किस चीज़ के लिए? तो ट्रीटमेंट, स्टोरेज या फिर डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये था सारा पार्ट चैप्टर 3 में। अब चैप्टर 4 में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें है ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी फॉर हजारदस एंड अदर वेस्ट, जो हमारे सिलेबस में भी है। सिलेबस ज़रूर मार्क करते हुए चलिएगा क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जो भी चीज़ें सिलेबस में है बस वही पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी क्या क्या है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑक्यूपायर, ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी और एनी एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपायर शैल इंडिविजुअली और ज्वाइंटली और सेवरली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट एस्टेब्लिशिंग द फैसिलिटी ऑफ। देखो सिंपल सी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ऑक्यूपायर है या जो ऑपरेटर है, जो भी उस फैसिलिटी को ऑपरेट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जगह जो है वो ट्रीटमेंट, स्टोरेज या डिस्पोजल के लिए अच्छी होगी, ठीक है। उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार करना है और उस डिज़ाइन को इस तरह से तैयार करना है जो कि CPCB के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं उसी गाइडलाइंस के थ्रू ट्रीटमेंट, स्टोरेज या डिस्पोजल फैसिलिटी को तैयार करना है और फिर अप्रूवल भी लेना है उसके लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। जो भी डिज़ाइन या लेआउट हमने तैयार किया है कि ये वाला डिज़ाइन है, यहाँ पे हम कचरे को उठाएंगे, यहाँ से ले जाके उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे उसका डिस्पोजल करेंगे, तो वो जो पूरा रोड मैप एक तैयार किया जाएगा वो सभी ले जाके परमिशन लेना है। पहले तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिखाना है और उसके बाद वो अप्रूवल, जिस स्टेट में भी आप ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हो वहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे अप्रूवल देगा, तब जाके आप वहाँ पे कोई भी इस तरह का प्रोग्राम प्रोसीड कर सकते हो। द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड मॉनिटर द सेटिंग अप। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
हमेशा मॉनिटर करता रहेगा कि आपने जो ऑपरेशन तैयार किया है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, स्टोरेज या डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए, तो उसको उन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना है कि आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जो भी आप जगह चूज कर रहे हो या जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करोगे वो इन्वायरमेंटली साउंड होना चाहिए, इन्वायरमेंट को या ह्यूमन हेल्थ को कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये तो हर जगह है, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्लस एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और वो रिकॉर्ड किस चीज़ में मेंटेन करना है, तो जो फॉर्म 3 है, ठीक है, उसे भर के रखना है हमेशा। और एनुअल रिपोर्ट कहाँ बनाना है, फॉर्म 3 में डेली रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट फॉर्म 4 में बनेगा, ये बस हमें ध्यान रखना है। डेली रिपोर्ट कहाँ बनाना है, फॉर्म 3 में, और एनुअल रिपोर्ट बनाना है फॉर्म 4 में, और उसे 30 जून से पहले सेंड कर देना है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ठीक है, अब अगला है चैप्टर 5, जिसमें पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट की बात की गई है। अब पैकेजिंग या लेबलिंग कैसे करेंगे, any occupier handling hazardous or other waste and operator of the treatment, storage and disposal facility shall ensure that the hazardous and other waste are packaged in a manner suitable for safe handling। सिंपल सी बात है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। फॉर्म 8 में जो भी बात कही गई है उसके लिए उसी को फॉलो करना है। फॉर्म 8 में जितनी भी बातें की गई हैं बस उसको फॉलो करना है। और ये फॉर्म 8 किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बात की गई है फॉर्म 8 की। तो इसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग और लेबलिंग करना है। अब लेबल ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि धोए और वो धुल गया, तो ये वेदर प्रूफ होना चाहिए, इजली विजिबल होना चाहिए जो भी लेबल आप लगा रहे हो, और नॉन वॉशेबल होना चाहिए, ये हमें बस ध्यान रखना है। पता चला हमने मार्कर से लिख दिया है, बारिश हुई, मार्कर धुल गया, तो क्या लेबलिंग थी वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। पैकेजिंग करने के बाद जो उस पर लेबलिंग करनी है वो नॉन वॉशेबल मटेरियल का होना चाहिए, वेदर प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात में कहीं पे रख दिए है और वो ख़त्म हो जाए पूरा, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हवा में उड़ के गायब हो जाए, पेपर पे लिख के और ऐसे ही गोंद से चिपका दो तो वो फिर हवा में गायब हो जाएगा, ठीक है। और इजली विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी कॉर्नर में लगा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन रूल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब ये हमें याद रखना है कि मोटर व्हीकल एक्ट कब लाया गया था, तो ये 1988 में लाया गया था। तो इसमें जो भी गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं, जो भी इशू किया गया है गाइडलाइंस, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जो भी प्रोविजंस दी गई है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग करना है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है। फॉर्म 9 में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑक्युपायर को प्रोवाइड करना होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। फॉर्म 9 में जितनी भी बातें कही गई है वो सब कुछ भरा हुआ होना चाहिए, इंक्लूडिंग कितना ये वेस्ट जो हजार्डस है ये कितना ज़्यादा हजार्डस नेचर का है, कितना ज़्यादा वेस्ट है, कौन कौन से इमरजेंसी फैसिलिटी को हमें साथ में लेके चलना है, प्लस लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म 8 में भर के रखना है, और फॉर्म 9 के अकॉर्डिंग, और प्लस इसके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट देगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जिस भी स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएगा वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ऑक्युपायर के पास, ये जो फैसिलिटी है उसके पास, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है हजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल के लिए, या जो अदर फैसिलिटी है स्टेट के अंदर, वो सभी के लिए। In case of transportation of hazardous and other waste for recycling or utilization, co-processing, sender shall intimate both the State Pollution Control Board before handing over the transporter। इसके बाद अगली बात कही गई है यहाँ पे कि रिसाइकलिंग, यूटिलाइजेशन और को प्रोसेसिंग के लिए ले जाना है, तो स्टेट अदर देन स्टेट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन द सेंडर शैल गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन। मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें लेके जाना है,
तो उसके लिए हमें पहले से इन्फॉर्मेशन देना है जो कंसर्न्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको। अपने मान लो अगर बिहार से लेके यूपी में जाना है या यूपी से लेकर बिहार के अंदर लेके आना है, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पता हो कि हाँ कहाँ यहाँ पे कोई हजारदस वेस्ट या अदर वेस्ट जो भी है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोनों के पास होनी चाहिए। प्लस ऑथोराइजेशन होना चाहिए ट्रांसपोर्टर के पास। ऐसा नहीं कि किसी को भी बैठा दिया और वो लेके जा रहा है, नहीं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी वही लेके आएगा जाएगा, दूसरा कोई नहीं इसमें छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। अब अगला है मैनिफेस्ट सिस्टम मूवमेंट डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर हजारदस एंड अदर वेस्ट टू बी यूज्ड विद इन द कंट्री ओनली। सिर्फ अपने कंट्री के अंदर उसका जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। द सेंडर ऑफ वेस्ट शैल प्रिपेयर 7 कॉपीज ऑफ मैनिफेस्ट। 7 कॉपीज होनी चाहिए मैनिफेस्ट इन फॉर्म 10। फॉर्म 10 में जो भी चीज़ें तैयार की गई हैं उसका 7 कॉपी उसके पास होना चाहिए, जो कि कलर कोड के साथ है, इंडिकेटेड बिलो। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कलर कोड हैं और फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो कौन से कलर कोड को किस पर्पस के लिए हमें रखना है। तो कॉपी 1 7 कॉपी, कॉपी 1 वाइट कलर का होना चाहिए। अब देखो ये बहुत ही वीवीआई है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो सभी लोग और ध्यान से समझने की कोशिश भी करो, ठीक है। कॉपी 1 में ये वाइट कलर का होना चाहिए। टू बी फॉरवर्डेड बाय द सेंडर टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आफ्टर साइनिंग ऑल द 7 कॉपीज। ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाद जब ये 7 कॉपी लेके जाएंगे तो वो उनका साइन करेंगे। बेसिकली फॉरवर्डिंग का यही मतलब होता है कि पहले जो भी सेंडर है उसके द्वारा साइन किया होना चाहिए, उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो भी हेड होगा उसकी फॉरवर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी 2 येलो कलर का होना चाहिए। देखो ये कलर याद रखना ज़रूरी है। कॉपी 1 वाइट कलर, कॉपी 2 येलो कलर, कॉपी 3 पिंक कलर, कॉपी 4 ऑरेंज कलर एंड कॉपी 5 ग्रीन कलर, कॉपी 6 ब्लू कलर एंड कॉपी 7 ग्रे कलर का होना चाहिए। तो ये 7 कलर हमें याद रखने हैं, वाइट येलो पिंक ऑरेंज ग्रीन ब्लू एंड ग्रे। यहाँ पे जो 7 विबज्योर कलर है वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप अलग से कोई ट्रिक बना लो इसके लिए और उसको याद रखना। अब देखो जो सेकंड कॉपी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। टू बी रिटेन्ड बाय द सेंडर आफ्टर टेकिंग सिग्नेचर ऑन इट फॉर्म द ट्रांसपोर्टर एंड द रेस्ट ऑफ 5 साइंड कॉपी टू बी कैरीड बाय द ट्रांसपोर्टर। तो इसमें ये इस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसके पास सिग्नेचर हो प्लस 5 साइंड कॉपी इसके पास ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। ये सेंडर के द्वारा रखना है इसको, ठीक है। पहला कॉपी तो हो गया जो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाएगा। दूसरा कॉपी हो गया येलो कलर जो कि सेंडर के पास होना चाहिए। तीसरा कॉपी हो गया वो रिसीवर के पास होना चाहिए, ठीक है। जो भी इसको रिसीव कर रहा है उसके पास ये कॉपी और कम्प्लीटली साइंड होनी चाहिए, डुअली साइंड, मतलब सेंडर का भी साइन होना चाहिए और जो रिसीव कर रहा है उसका भी साइन होना चाहिए। और इसके पास ये जो 4 कॉपी है ये नीचे वाला ये सभी इसमें होना चाहिए। अब अगला है कॉपी 4 जो कि ऑरेंज होगा। टू बी हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाय द रिसीवर आफ्टर एक्सेप्टिंग वेस्ट। जिस रिसीवर ने वेस्ट को एक्सेप्ट किया है फिर वो ट्रांसपोर्टर को देगा, तो ये किसके पास रहेगा, ट्रांसपोर्टर। एक एक वर्ड याद रखो, याद हो जाएगा। वाइट कॉपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, येलो कॉपी सेंडर, पिंक कॉपी रिसीवर के पास, ऑरेंज कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास। अब देखो ग्रीन कॉपी टू बी सेंट बाय द रिसीवर टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंडर ने जो भेजा था वो वाइट कॉपी का वाइट था, ठीक है, और ऑरेंज कलर का जो कि रिसीवर भेजेगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। इसके बाद है कॉपी 6 जो कि ब्लू कलर का होना चाहिए, ये रिसीवर भेजेगा सेंडर के पास, ठीक है। और कॉपी 7 हो गया जो कि रिसीवर भेज रहा है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ सेंडर इन केस द सेंडर इज इन अनदर स्टेट। अगर वो दूसरे स्टेट में है तब वो वहाँ के सेंडर के पास या वहाँ का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास भेजा जाएगा जो रिसीवर है उसके द्वारा। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है और याद रखना है। चलो एक बार और देख लेते हैं। वाइट कॉपी जो सेंडर है उसको भेजना है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास।
येलो कॉपी भेजना है सेंडर को ट्रांसपोर्टर के पास, ठीक है, और पिंक कॉपी जो है वो रिसीवर के पास होनी चाहिए। ऑरेंज जो है वो ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा और ग्रीन जो है वो रिसीवर भेजेगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, और ब्लू कलर का जो है वो रिसीवर भेजेगा सेंडर के पास, और फिर ग्रे कलर का जो है वो अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो रिसीवर को दूसरे स्टेट के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजना है। तो ये सभी याद होना चाहिए, और ये VVI मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। अब यही नीचे में ही इसको काफ़ी थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो 7 कॉपी होनी चाहिए। The sender shall forward copy 1 to the state pollution control board, and in case the hazardous and other waste is likely to be transported through any transit state, the sender shall intimate state pollution control board. वही बात कही गई है कि दूसरे स्टेट से भी बात करनी है। No transporter shall accept waste from the sender for transport unless it accompanied by signed copy 3 to 7. इस मैनिफेस्टो में जो भी साइंड कॉपी है 3 to 7 तक, ये 4 कॉपी अगर इसके पास रहेगी तो ही ये ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा। जो हमने पहले देखा यहाँ पे भी मैंने बताया है कि ट्रांसपोर्टर के पास एटलीस्ट ये 4 ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ग्रे ये 4 कॉपीज होंगी, तभी वो सामान को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ट्रांसपोर्टर जो है वो सबमिट करेगा 3 to 7 मैनिफेस्ट डुअली साइंड, रिसीवर का भी साइन होना चाहिए और ट्रांसपोर्टर का भी साइन होना चाहिए, और फिर वो इसे सबमिट करेगा। तो यही सारे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कॉपी 7 ग्रे सेल only be sent to the state pollution control board of the center if any center is another state. अब आगे अगले चैप्टर में दिया हुआ है मिसलेनियस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर शेड्यूल 1 में क्या चीज़ें दी हुई हैं, फिर आगे चल के देखेंगे कि शेड्यूल 2 में क्या है। तो अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है इसमें, जो हम अगले दिन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये क्या है। फ़िलहाल आज हम इतना ही रहने देते हैं। हमने आज पढ़ा चैप्टर 3, 4, 5, 3 चैप्टर्स हमने देखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखी हैं। अब आगे देखेंगे चैप्टर 6 में क्या चीज़ें दी हुई हैं, और प्लस शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इन सब चीज़ों में क्या है, ठीक है। तो एक एक करके सब हम देखेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा। Thank you for coming and watching our videos.